इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो उसमें ये दो मेथड से काम चल जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इस इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाती है, बल्कि इस इंटीग्रल और इससे मिलते जुलते एक इंटीग्रल, उसका कोई रिश्तेदार है, उसका चचेरा भाई है, उसका कजन ब्रदर है, उस इंटीग्रल के साथ इस इंटीग्रल का क्या रिलेशन है, दोनों इंटीग्रल में क्या रेशियो है, ये पूछा जाता है। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2006 का है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है। इसमें आपको इस इंटीग्रल की ऊपर वाले की या नीचे वाले की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी ही नहीं है। आपसे बस ये पूछी है कि मान लीजिए कि ऊपर वाला जो इंटीग्रल है उसको हम लोग i100 लिख देते हैं। i100 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें टू द पावर 100 है। नीचे वाला जो इंटीग्रल है ये i101 लिख देते हैं क्योंकि इसमें पावर क्या है, 101 है। तो क्वेश्चन बस आपसे ये पूछ रहा है कि i100 और i101 में क्या रेशियो है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। दोनों में से किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछी है, बस इन दो इंटीग्रल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्तेदारी है, ये पूछा है। और ये दोनों इंटीग्रल देखिए कैसे हैं, बहुत ही मिलते जुलते हैं। तो इस तरह के जो इंटीग्रल हो ना, जिनका इंटीग्रैंड मिलता जुलता हो, जिनमें कोई रिलेशन हो, उसको मैंने नया नाम दिया है, उसको मैं कहता हूँ कज़न इंटीग्रल्स। कज़न मतलब इन दोनों के इंटीग्रैंड में कुछ रिश्तेदारी है। तो कज़न इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। ये तो मेरा फेवरेट मेथड है कज़न इंटीग्रल्स का, इससे सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ स्टैंडर्ड तरीका है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड मेथड ऑफ रिडक्शन, जो आपको हर बुक में मिल जाएगा। तो मैं उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखिए कज़न इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको जनरली किसी बुक में मिलेगा नहीं, इसलिए घबराने का नहीं है। मैं बिल्कुल इत्मीनान से धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग आगे भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के इंटीग्रल फाइंड करने में भी करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल मेथड है। तो ये कज़न इंटीग्रल है क्या भला? ये नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा ही दिया हुआ नाम है। कज़न का मतलब क्या होता है? आपका भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, कोई भाई हो। तो किसी भी दो आर्बिट्ररी आदमी को आप बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों कज़न हैं? नहीं बोल सकते हैं ना। मान लीजिए कि कोई बंगाल का बैनर्जी है और कोई राजस्थान का अग्रवाल है, तो वो दोनों तो कज़न नहीं होंगे ना। मान लीजिए कि उन दोनों के परिवार में कोई रिश्तेदारी नहीं है, खानदान बिल्कुल अलग अलग है, तो आप उनको तो नहीं बोल सकते हैं ना कि कज़न है। उसी तरह इंटीग्रल में भी होता है। अगर मैं इसका एक कज़न इंटीग्रल ढूंढना चाहूँ, यानी कि एक दूसरा इंटीग्रल जिसमें इंटीग्रेंड इससे कुछ मिलता जुलता हो, यानी कि इंटीग्रेंड को कुछ मिलता जुलता होना चाहिए। जेईई एडवांस 2006 का भी जो क्वेश्चन है, देखिए इन दोनों में इंटीग्रेंड मिलता जुलता है। दोनों में 1 - x⁻50 है, 1 - x⁻50 है, बस एक में पावर 100 है, दूसरे में पावर 101 है। तो इस तरह का मिलता जुलता पावर वाला होगा तभी आप कहेंगे ना कि इन दोनों इंटीग्रल में रिश्तेदारी है, दोनों कजिन्स हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मिलता जुलता से क्या मतलब है? कुछ फिक्स बताइए, कंक्रीट बताइए कि ये जो इंटीग्रल है उसका कज़न कौन कौन होगा। और उससे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप ये कज़न फजन के चक्कर में क्यों पड़े हैं। मैं उसके चक्कर में इसलिए पड़ा हूँ कि बहुत सारे इंटीग्रल आपको मिलेंगे इस तरह के, जिनको आप डायरेक्टली अभी जो मैंने पिछला मेथड बताया था उस मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व करने में कठिनाई होगी, मुश्किल होगी। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, बल्कि उस इंटीग्रल और किसी दूसरे मिलते जुलते इंटीग्रल के बीच में रेशियो या रिलेशन पूछा जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस में आपको इस कॉन्सेप्ट कज़न इंटीग्रल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कज़न क्या है। कज़न का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में तो इंटीग्रल ऐसा है, तो इससे मिलता जुलता इंटीग्रेंड वाला इंटीग्रल निकालिए। इसका इंटीग्रेंड क्या है? x⁻m a + b x⁻n�p। तो इससे मिलता जुलता एक तो ये हो सकता है कि मैं x⁻m को उतना ही रहने दूं, लेकिन a + b x⁻n को पावर घटा दूं। ये देखिए मैंने p-1 कर दिया, यहाँ p था। तो ये दोनों अब कजन्स ब्रदर कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों चचेरे भाई हो गए, क्योंकि देखिए x⁻m है, x⁻m है, सब कुछ वही है, बस p घट गया है। तो आप कहेंगे कि घटा कर ही चचेरा क्यों बनेगा? आप इसको बढ़ा करके भी बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो दूसरा एक ये इंटीग्रल हो सकता है
अब सब जगह इंटीग्रल dx होगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो तो अंडरस्टूड ही है, क्योंकि अभी हम लोग इंटीग्रेंड के साथ ही कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं ना, उसी के साथ कुछ जोड़ घटाव कर रहे हैं। तो bx⁴n⁴p+1, तो ऐसा इंटीग्रेंड वाला जो एक इंटीग्रल हो ना, वो भी चचेरा भाई हो गया, वो भी कजन हो गया। तो देखिए मैंने क्या किया, x⁴m तो सेम रहा दोनों में, p का पावर एक में घट गया, एक में बढ़ गया। तो ये दोनों जो नए इंटीग्रल बने, ये पहले वाले के चचेरे भाई हो गए। लेकिन सिर्फ ऐसा ही दो नहीं बनेगा, अगला केस ये हो सकता है कि मैं p को कांस्टेंट रखूं और x⁴m वाला जो टर्म है ना, इसको मैं बढ़ा या घटा दूं, बिल्कुल ये भी हो सकता है। लेकिन इसको जब आप बढ़ाना या घटाना चाहेंगे तो आप x⁴m को एक से मत घटाइए या बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पर है bx⁴n, तो इस ब्रैकेट का पावर अगर एक से घटता या बढ़ता है, यानी कि ये देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, इसका पावर को अगर आप एक से घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो इफेक्टिवली असर क्या हुआ, x⁴n से बढ़ता या घटता है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर x⁴n बैठा हुआ है। आप ये देखिए ना, एक जगह है a + bx⁴n p, और दूसरी जगह मान लीजिए हो जाता है a + bx⁴n p-1, तो इफेक्टिवली x का पावर कितने से घटा, n से घटा ना, क्योंकि x⁴n अंदर में बैठा हुआ है। तो इसलिए जब हम लोग x⁴m के साथ कुछ करेंगे, मतलब फाइंड करना चाहते हैं कि इसका और कज़न ब्रदर क्या क्या हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, x⁴ कर दीजिए m-n और ये वाले चीज़ को सेम रहने दीजिए p को, ठीक है। तो ये जो एक इंटीग्रल बना, ये भी हो गया कज़न ब्रदर। कैसे हुआ, x⁴m को आपने घटाया, कितने से, n से घटाया, और इधर वाला चीज़ को सेम रहने दिया। तो ये दोनों जो इंटीग्रल्स हैं, दोनों कजन्स हो गए। अब इसका अगला एक हो सकता है कि आप x⁴m+n कर दीजिए, घटाना है क्यों, बढ़ा भी सकते हैं, और इसको सेम रहने दीजिए, बिल्कुल सही है। तो ये जो एक नया इंटीग्रल बना, ये भी कजन इंटीग्रल कहलाएगा। अब एक और हो सकता है कि मैं x का पावर n से घटाऊं और p का पावर 1 से बढ़ाऊं, तो इफेक्टिवली असर क्या होगा कि x का पावर चेंज नहीं करेगा। अब ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का इंटीग्रल हो और आगे जो मैं अभी 6 इंटीग्रल लिखने वाला हूँ, उनके बीच में कभी भी आपसे किसी भी तरह का रिलेशन फाइंड करने को पूछा जाए तो कैसे करेंगे। अब ये पूछा जाता है, जेई में 2 बार तो पूछा जा चुका है और आगे भी कभी न कभी पूछा ही जाएगा। जेई एडवांस्ड में, मेंस में आई डोंट थिंक ये सब पूछा जाएगा, लेकिन मेंस वाले आजकल मैं देख रहा हूँ कि एडवांस का क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, तो क्या भरोसा कल को पूछ भी लें। तो देखिए ये 4 तो कजन्स इसके निकल आए। 5वां कजन ये हो सकता है कि आप x⁴m-n कर दीजिए, ये पावर घटा और इधर जो है वो 1 से बढ़ गया, ठीक है, ये भी कजन हो गया। और छठा हो जाएगा कि x⁴m+n कर रहे हैं, इधर प्लस कर रहे हैं, और इधर पावर जो है bx⁴n p-1 कर देते हैं। तो ये जो हमने 6 इंटीग्रल्स लिखे ना, ये सारे के सारे इस ओरिजिनल इंटीग्रल्स के कज़न ब्रदर्स हैं। जैसे आपके होंगे ना 5-6 कज़न ब्रदर्स होंगे, कजन्स होंगे, तो ये जो ओरिजिनल इंटीग्रल है जिसके साथ मुझे अभी कुछ कुछ ऑपरेशन करना है, ये सारे उसके कजन्स हो गए। कैसे कजन्स बने ये समझ लीजिए अच्छे से। एक केस में तो आपने x⁴m को कांस्टेंट रखा, p को 1 से घटाया, 1 से बढ़ाया। इसमें क्या किया, इस पावर को कांस्टेंट रखा, x⁴m में n घटाया, इधर n बढ़ाया। इसमें क्या किया, m-n किया, घटाया तो इधर p+1 कर दिया। इधर क्या किया, m+n किया, बढ़ाया तो इधर घटा दिया। अब ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी आपसे इस तरह नहीं पूछेगा कि बताओ इसको किससे किससे कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा ना कि मुझे जिन 2 इंटीग्रल्स के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड करना है, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं। आपको ये याद इसलिए नहीं करना होगा क्योंकि जनरली अगर एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ना कि दोनों कजन्स हैं, और उसके बाद जो मैं अभी रामबाण वाला तरीका बता रहा हूँ उसको अप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए कि निकलता है कि वो दोनों कजन्स नहीं है, इसका मतलब ठीक है वो तरीका नहीं लगेगा, कुछ और तरीका लग जाएगा। लेकिन जनरली जेईई एडवांस में अगर पूछा जाएगा तो इस तरह का रहेगा ही रहेगा। ये ओरिजिनल इंटीग्रल है, उसके ये 6 कजन्स हो गए, और आपको जो अभी मैं मेथड बताने वाला हूँ उस मेथड का यूज़ करके आप इनमें से किसी एक इंटीग्रल, सपोज I1 ये है और ये सब जो है I2, I3, I4, I5, I6 हैं, तो I1 और उनमें से किसी एक में आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक इंटीग्रल है 0 to 1
1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 100, और दूसरा इंटीग्रल है 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 101। यानी कि दोनों कजन्स हैं, दोनों में कुछ रिलेशन होगा, कुछ रेशियो होगा, वही रेशियो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए? एक मेथड तो है बाय पार्ट्स, क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा ये पावर इसका 100 है, ये बढ़ गया, तो मैं एक बार इंटीग्रेट कर दूं, तो फिर कुछ कुछ मैनिपुलेशन करूंगा तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, मैं अभी करके दिखाऊंगा भी। लेकिन जो दूसरा मेथड मैं बताने वाला हूं उसको अभी आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वो मेथड ज़्यादा सिस्टमेटिक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये सब जो मैनिपुलेशन करना है ना, इसके लिए आपकी आंखों में एक्सरे विजन और टेलीस्कोप होना चाहिए कि आप 2-3 स्टेप का आगे सोच लीजिए कि अच्छा इसको प्लस कर देंगे तो इसको माइनस कर देंगे, तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी होता है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस क्वेश्चन को करना। लेकिन मेरा जो मेथड है, ये कजन वाला मेथड, वो बहुत ही मैकेनिकल मेथड है, कुछ सोचना नहीं है, खटाखट 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 होता जाएगा। देखिए कैसे। इस मेथड में आपने क्या किया कि ओरिजिनल इंटीग्रल और इसके 6 कजन तो फाइंड कर लिए। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में रिलेशन कैसे फाइंड किया जाए, इन दोनों के इंटीग्रल्स में क्या रेशियो है, क्या रिलेशन है। उसका बहुत ही अच्छा तरीका और सिस्टमेटिक तरीका और फुल प्रूफ तरीका क्या है। जो 2 इंटीग्रल्स आपको दे रखे हैं जिनमें आपको रेशियो फाइंड करना है, उनके बीच रिश्तेदारी फाइंड करिए, आर फाइंड करिए। आर मतलब रिश्तेदारी। और ये आर क्या होता है, अब मैं बताता हूँ आर क्या होता है। जो भी 2 इंटीग्रल्स आपको दे रखा है, मान लीजिए कि ये वाला इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल है, कोई भी 2 होगा, उसमें आप x टू द पावर ये वाला जो टर्म है ना, इसमें से जो छोटा है वो लीजिए। जो छोटा वाला पावर है, ध्यान रखिए, जो छोटा वाला पावर है उसका +1 कर दीजिए। यानी कि मान लेते हैं कि x टू द पावर लैम्डा छोटा वाला दोनों में से है, तो लैम्डा +1 कर दीजिए। उसी तरह ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है ना, a + b x टू द पावर n होल टू द पावर p, तो इसमें और इसके कजन में जो छोटा पावर है, छोटे को लिखिए और +1 कर दीजिए। यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं a + b x टू द पावर n म्यू कर देते हैं, +1 कर दीजिए। तो इस चीज़ को समझिए कि ये क्या है, ये रिश्तेदारी दिखा रहा है। ये कहाँ से आया? जो भी 2 इंटीग्रल जिसके बीच में रेशियो फाइंड करना है, उसमें जाइए और पूछिए कि बेटा x का पावर किसके पास कम है, जिसके पास कम है उस कम वाले पावर को लेकर के +1 कर दीजिए। उसी तरह a + b x टू द पावर n का पावर किस में कम है, जिसमें कम है उसको लेकर के +1 कर दीजिए। अब इसके बाद आप इस r को डिफरेंशिएट कर दीजिए, मैकेनिकली डिफरेंशिएट करिए। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि दोनों इंटीग्रल में क्या रेशियो बनने वाला है। और ये मेथड फास्ट और अच्छा इसलिए है क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड करना, डिफरेंशिएट करना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन। तो अभी इफेक्टिवली हम लोग क्या करेंगे कि इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। और डिफरेंशिएशन करना तो मैकेनिकल प्रोसेस है, एल्गोरिदम बेस्ड है। दुनिया का कोई भी फंक्शन आप मुझे दीजिए, मैं बाएं हाथ से उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको आप कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। वो फंक्शन इंटीग्रेट होते ही नहीं हैं, तो होंगे कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल आप इसको कर दीजिए sin x बाई x dx, आप करते रह जाइए, इसको नहीं इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन तो एनीवे डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो मेथड मैंने क्या समझाया कि आप ये रिलेशन लिखिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद खटाखट खटाखट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी मेथड का यूज़ हम लोग जेईई एडवांस 2006 वाले क्वेश्चन में करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ किसी बुक में नहीं है। बहुत से बच्चों को फर्स्ट बार देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि अरे क्या ये सब बोल रहा है, पहले तो कज़न के चक्कर में उलझा दिया, अब ये रिलेशन के चक्कर में उलझा रहा है। लेकिन ये मेथड बहुत ही सिस्टमेटिक है और फुल प्रूफ मेथड है, और इससे आप डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला तो मेथड है ही, लेकिन वो मेथड जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था, रिलेशन क्या होता है, जो x का लोअर पावर हो उसमें +1 कर दीजिए। अब इन दोनों इंटीग्रल में x का पावर तो है ही नहीं, यानी कि x टू द पावर 0 यहाँ पर है, यहाँ भी x टू द पावर 0 है। तो रिलेशन में क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0, क्योंकि दोनों में वही लोअर पावर वही है, 0 है, +1 कर दीजिए, यानी कि x टू द पावर 1। उसके बाद कर दीजिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 50, लोअर पावर कौन है, 100। देखिए मैं बोला था ना
कि जो भी लोअर पावर हो उसको लीजिए। तो ये वाला लोअर पावर है 100, इसको लीजिए, अब इसको +1 कर दीजिए, यानी टू द पावर 101। अब इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dr/dx। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को अभी कांस्टेंट रहने देते हैं, तो ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा 101 इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी पावर 100। अब अंदर में माइनस एक्स टू पावर 50 है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा -50 इंटू एक्स टू दी पावर 49। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा सबको। अब प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो ये तो हमने किसको डिफरेंशिएट किया, इसको किया, x को कांस्टेंट मानते हुए। अब अगला टर्म क्या हो जाएगा कि इस x को डिफरेंशिएट करिए, x का डिफरेंशियल तो बहुत सिंपल है, 1 हो जाता है। और बचा क्या यहाँ से, 1 माइनस एक्स टू द पावर 50, 101 हो गया। ठीक है, तो देखिए अभी हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स पावर 50 टू द पावर 101। अब ये देखिए ये सेकेंड इंटीग्रल के इंटीग्रेंट्स मिलता जुलता है, और ये लेकिन कुछ बदमाश टाइप का लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट करता हूँ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -50 है, 101 है, मल्टीप्लाई करने पे 101 इंटू 50 तो हो जाता है 5050 हो गया। और ये x टू पावर 49 और इंटू एक्स तो हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 50 हो गया, ये एक टर्म आएगा। और फिर रहेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 100। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये जो पहला टर्म है, ये थोड़ा सा आपको अभी तकलीफ़दायक लग रहा होगा। प्लस जो सेकेंड टर्म है, इसको तो एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, इसमें से तो कोई नुकसान ही नहीं है। इसको मैं एज इट इज़ कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है इस सेकेंड इंटीग्रल के इंटीग्रेंट से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब इसके साथ क्या किया जाए, बहुत सिंपल है। देखिए ये क्या है, माइनस एक्स टू पावर 50 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 -1, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला है। ऐसे लिखने से देखिए क्या फ़ायदा हुआ, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस एक्स टू पावर 50 इससे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 होल टू द पावर 101 मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिलेगा। आप ये देखिए ना, माइनस एक्स टू पावर 50 है, इसको आप ऐसे लिख रहे हैं, 1 यहाँ भी किया, -1 कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 होल टू द पावर 101। और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, -1 इंटू दिस थिंग। तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5050 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 101। फिर आ जाएगा माइनस 5050 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 100 प्लस ये वाला चीज़ यहाँ से आ गया। ये चीज़ क्या था, ये चीज़ तो एग्जैक्टली वही था ना, 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 101। ये देखिए, अब बच्चों को लग रहा है कि ये तो इतना सारा एलजेब्रा फेलजेब्रा आ गया। अरे एलजेब्रा कुछ नहीं है, और ये करना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि सिंपल एलजेब्रा आप कर रहे हैं ना, एक बार डिफरेंशिएट करके बस प्लस माइनस करते जा रहे हैं। यही चीज़ अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2-3 स्टेप में करना पड़े तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको पहले तो ये सोचना कि फर्स्ट फंक्शन किसको लें, सेकंड फंक्शन किसको लें। ये वाला क्वेश्चन तो फिर भी आसान है, लेकिन इससे जो अगला क्वेश्चन जो डिफिकल्ट पूछा जा सकता है वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है, 1 माइनस एक्स पावर 50 101 है, तो इसको और इसको आप ऐड कर दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5051 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 101 माइनस आ गया 5051 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 100। अब मैं हर जगह इसको इतना लंबा लिख रहा हूँ, इसलिए इतना लंबा लग रहा है। तो ये dr/dx को हमने ये कर दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने जाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये dr इधर रह जाएगा, dx इधर आ गया, dx इधर आ गया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1, यहाँ भी करेंगे 0 to 1, तो ये चीज़ क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 101। ये तो I2 हो गया ना, देखिए पूरा ये I2 है, ये x पावर 0 है तो ये तो 1 है। ये क्या है, I2 है, देखिए यहाँ पर आ गया I2। ये क्या हो गया, I1 हो गया। और dr का इंटीग्रल क्या होगा, dr का इंटीग्रल होगा r आपको ऑलरेडी दे रखा है हमने, तो r की वैल्यू यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब इसमें लिमिट 0 और 1 डालेंगे, इसमें लिमिट 0 और 1 डालेंगे तो ये तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, 0 पे ये चीज़ 0 है और 1 पे भी 0 है। तो देखिए कितना आसान हो गया अब ये इसको सॉल्व करना, कि dr इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ कर दीजिए इंटीग्रल, यहाँ कर दीजिए इंटीग्रल, यहाँ कर दीजिए इंटीग्रल। तो आप क्या लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 5051 इंटू ये वाला चीज़ हो गया I2 माइनस 5050 इंटू I1
ये हो गया। और इस r में जब आप लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 डालेंगे तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो 0 हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए रेशियो आ गया ना। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 5050 I1 बाई I2 क्या है, क्वेश्चन में यही पूछा था कि 5050 I1 है ये वाला 100 पावर वाला इंटीग्रल डिवाइडेड बाई I2 क्या है, उसकी वैल्यू क्या आ गई 5051। बिना किसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वार्ट्स का यूज़ किए हुए आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम बचाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, मैकेनिकल मेथड है। आपने देखा कि ये और ये कजन है, x का जो छोटा वाला पावर है वो लिया, उसमें +1 कर दिया, 1 माइनस एक्स टू पावर 50 में जो छोटा वाला पावर लिया उसमें +1 कर दिया, और इस r को डिफरेंशिएट किया तो थोड़ा सा एक जगह मैनिपुलेशन आपको करना पड़ा कि आपको उस एक्सप्रेशन को इस इंटीग्रेंड और इस इंटीग्रेंड के टर्म्स में लिखना पड़ा। उसके बाद आपने dr को इंटीग्रेट किया तो r मिल गया। r ऑलरेडी आपको दे रखा है और r भी ऐसा दे रखा है कि इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालने पे 0 0 आ गया, हो गया सॉल्व। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड हुआ। अगला मेथड होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है यूजिंग गामा फंक्शन, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस गामा फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उस मेथड को नहीं पढ़ाऊंगा। और उस मेथड में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 हो। अगर क्वेश्चन में खुदा ना खास्ता कभी जेई एडवांस वाले आपको ऐसा दे दें कि ये 0 है और ये 1/2 है, तब तो गामा फामा भी फेल कर जाएगा। उस केस में आपको ये मेथड या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। इस मेथड में देखिए अगर अपर लिमिट 1/2 भी होती ना तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, उसमें ये यहाँ पर 0 नहीं होता, क्योंकि आप इस r में 0 और 1/2 अपर लिमिट करिएगा तो अपर लिमिट में r की कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो 5051 I2 माइनस 5050 I1 की कुछ वैल्यू आएगी, 1/2 टू द पावर 50 कुछ करके आ जाएगा। लेकिन उस केस में भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसा भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। दूसरा मेथड जो हर बुक में दिया रहता है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं उस मेथड से सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए कि IN जो जनरल इंटीग्रल है वो क्या है 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 होल टू दी पावर n dx, और ये लिमिट 0 to 1 है ही। लास्ट में मैं n की जगह 100 और 101 रख दूंगा। in प्लस 1 हो जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी पावर n प्लस 1। आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है और मुझे पहुँचना है टू दी पावर n में। तो कैसे पहुँच सकते हैं? एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यहाँ पर 1 है तो 1 को मैं सेकेंड फंक्शन मान लूँ, इसको इंटीग्रेट करूँ तो x मिल जाएगा, और इस चीज़ को फर्स्ट फंक्शन मान लूँ और इसको डिफरेंशिएट करूँ तो इसका पावर घट जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये बहुत की स्टेप होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाए और सेकेंड फंक्शन किसको लिया जाए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इस मेथड से दिख जाना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। n+1 पर है, पहुँचना है आपको टू दी पावर n में, यानी कि इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि इसको लिया फर्स्ट फंक्शन तो 1 हो गया सेकेंड फंक्शन। तो वो एनालिसिस से करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल हो गया x इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी पावर n+1, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस थिंग। तो ये कितना हो जाएगा n+1 इंटू यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर n। तो जब हम लोग लिमिट लेंगे 0 to 1 तो देखिए ये वाला चीज़ तो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि 1 पे ये 0 हो रहा है, 0 पे भी 0 हो रहा है, तो ये चीज़ तो भाग गया। ठीक है, तो बचा क्या, ये वाला चीज़। तो इसको मैं अब सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। in+1 को हम लोग ऐसे लिख दें, माइनस n+1 तो रहेगा ही, इंटीग्रल हो जाएगा x 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 50 एक्स टू द पावर 49, क्योंकि इसका भी तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेना होगा ना x टू द पावर 50 का। तो वो क्या हो जाएगा -50, इस माइनस के कारण माइनस आ गया, और x टू पावर 50 को डिफरेंशिएट किया तो x टू पावर 49 आ गया। तो इस माइनस को और इस माइनस को मिला करके प्लस कर दीजिए, इस 50 को भी बाहर ले जाते हैं, वो सब करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और ये x टू पावर 49 और ये x मिल करके हो गया x टू पावर 50। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको मिल गया ये चीज़।
आपको चाहिए था ये चीज़, ये चाहिए ना, आपका टारगेट है यहाँ पहुँचना, आप चाह रहे थे यहाँ पहुँचना, लेकिन आप हैं यहाँ पर। दोनों में अंतर क्या है? ये है x⁻50 बचा हुआ है, ये x⁻50 एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो यहाँ भी आपको वैसा ही मिलता जुलता मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जो मैंने अभी पिछले रिलेशन और कज़न इंटीग्रल वाले मेथड में किया था। तो फंडामेंटल लेवल पे दोनों मेथड में कोई खास डिफरेंस नहीं है। फ़ायदा उस वाले मेथड में, कज़न वाले मेथड में ये फ़ायदा होता है कि आपको ये सब इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा है। आपने सीधे सीधे एक रिलेशन लिखा, उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करना आसान होता है, उसके बाद आपने खटाखट 0-1 लिमिट रखा, आंसर आपको दिख जाता है। इस मेथड में देखिए क्या हुआ, आपको फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना पड़ा, सेकंड फंक्शन, एक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरे को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और फिर आकर के यहीं पर फंस गए। यहाँ पर अगर आप लोग फंसे भी हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें भी हम लोग एग्जैक्टली वैसा ही ट्रिक लगाएंगे जो हमने फर्स्ट मेथड में यूज़ किया था। क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ माइनस हो गया। अब ये -x⁻50 है, तो 1 और -1 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप इस पूरे चीज़ को 1 - x⁻50n से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये और ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1 - x⁻50n+1, और वो किसके बराबर है? in+1 के बराबर है। और एक चीज़ जो बचा रह जाएगा वो होगा -1 × 1 - x⁻50n। ये जो है ये मेरा in हो गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन आपको इसमें भी करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, ये माइनस यहाँ पे लगा दिया, तो एक माइनस ये आ गया। -x⁻50 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये वाला जो मैनिपुलेशन है ना, ये आपको करना ही करना है। तो ये मैनिपुलेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ -50n+1, एक इंटीग्रल हो जाएगा 1 - x⁻50n+1, माइनस ये हो जा रहा है और ये वाला पूरा सब कुछ रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 50n+1, और ये इंटीग्रल हो जाएगा 1 - x⁻50n। तो इस पूरे को हम लोग in लिख दें और एक को in+1 लिख देते हैं। तो इस पूरे को यहाँ पर in लिख देते हैं। in कैसे आया देखिए, क्योंकि ये -1 और ये 1 - x⁻50n है, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के +50 × n+1 हो गया in, और इसको हटा करके हम लोग in+1 लिख देते हैं। अब ये in+1 है और इधर भी एक in+1 है, तो इसको जब आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50n+1+1, और इधर रह जाएगा 50n+1 in। तो ये सब मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है। आपको ये सब देखना पड़ेगा कि अच्छा ऐसे 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 करने से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इसको जब आप मैनिपुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर भी है in+1, तो हो जाएगा 50 × n+1+1 in+1, दिस इज इक्वल टू 50 × n+1 in। n की जगह 100 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 50 × 101+1 I101, दिस इज इक्वल टू 50 × 101 I100। तो I100/I101 का रेशियो यहाँ से भी आप फाइंड कर लीजिए, वो एग्जैक्टली वही आएगा जो हमने पिछले मेथड से फाइंड किया था। तो ये मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। मुझे तो वो कज़न इंटीग्रल वाला मेथड ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे वो मेथड ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको ये दो क्वेश्चन देता है कि एक इंटीग्रल है x⁻200 × 1 - x⁻50 ठीक है। अभी वाले क्वेश्चन में ये वाला चीज़ नहीं था, बाकी सब कुछ यही था। और दूसरा इंटीग्रल दे देता है I2 जो है वो इस तरह का कुछ देता है x⁻150 × 1 - x⁻50 ये दो इंटीग्रल आपको देता है, और तब आपसे पूछता है कि व्हाट इज I2/I1। अगर ये आपसे पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड से जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो उलझ जाएंगे, बिल्कुल अटक जाएंगे, क्योंकि अब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। अच्छा, इसको सेकंड लेते हैं, इसको फर्स्ट लिया, फिर ये देखा यहाँ 200 है, यहाँ 150 है, इसको भी जब डिफ्रेंशिएट वगैरह करेंगे बिल्कुल अलबला जाइएगा। कज़न इंटीग्रल वाला मेथड है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपर फास्ट मेथड है। देखिए उस मेथड से मैं कैसे I1 और I2 के बीच में रेशियो फाइंड कर लेता हूँ। ये लिमिट 0 to 1 कर दीजिए। रिलेशन क्या लिखना पड़ेगा हमें, रिलेशन क्या होता है
ध्यान से समझ लीजिए फिर से एक बार, रिलेशन होता है दोनों में। आप x का पावर देखिए, जो कम है उससे +1 कर दीजिए। तो कम क्या है, कम देखो ना भाई, ये है ना कम, x टू द पावर 150, तो इससे +1 कर दीजिए। तो रिलेशन हो गया x टू द पावर 150 + 1 151। और दूसरा फिर करिए 1 माइनस x टू द पावर 50, जो कम है उससे 1 ज़्यादा, कम क्या है 100, तो 101 कर दीजिए। ये रिलेशन हो गया। अब खटाक से इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। dr/dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर 151 तो रहेगा ही, इसको किया तो 1 माइनस x टू द पावर 50 टू द पावर, ये हो जाएगा 100, एक 100 यहाँ पर आएगा और इससे एक 50 आएगा और एक माइनस भी आएगा, तो हो जाएगा -100 × 50, ठीक है। ये सब आएगा यहाँ पर, इंटू आ जाएगा x टू द पावर 49, x टू द पावर 151 ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किया है तो ये आ जाएगा। यहाँ पे ये 100 नहीं, यहाँ पे 101 होना चाहिए क्योंकि टू द पावर 101 है ना। अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला टर्म में आप x टू द पावर 151 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा +151 × x टू द पावर 150 इंटू आ जाएगा 1 माइनस x टू द पावर 50 टू द पावर 101। तो पूरा डिफरेंशिएट करने पे आपको ये मिल रहा है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन हो जाता है। x टू द पावर 49 है और यहाँ पर x टू द पावर 151 है, तो x टू द पावर 200 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा dr/dx, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 200, ये है -101 × 50, ये कितना होता है, जो भी होता है -5050 शायद होगा, तो इसको इधर लिख देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x टू द पावर 50 100 प्लस ये आ जाएगा 151 × x टू द पावर 150 × 1 माइनस x टू द पावर 50 टू द पावर 101। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इस dx को यहाँ लाइए, ठीक है, ये dx यहाँ आ गया। dr का इंटीग्रल क्या होता है, dr का इंटीग्रल r होता है, जो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो इधर क्या मिल जाएगा r, और ये क्या हो गया देखिए -5050, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ये चीज़, तो ये तो आपको बिल्कुल बना बनाया I1 दिख रहा है ना। देखिए I1 में भी क्या है x टू द पावर 200 और ये यहाँ भी क्या है x टू द पावर 200 और ये चीज़, तो ये तो सीधा सीधा I1 हो गया। प्लस ये क्या है 151 इंटू ये क्या है, देखिए ये पूरा पूरा I2 है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये I2 है। और R की वैल्यू क्या होगी, अगर लिमिट 0 to 1 है तो R की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि I1 और I2 में ये रिलेशन आ गया कि -5050 I1 प्लस 151 I2 दिस इज इक्वल टू 0। तो कितनी आसानी से 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लिखने में थोड़ा लंबा लंबा एक्सप्रेशन लगता है, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। कैसे, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कज़न इंटीग्रल्स। तो आपको क्वेश्चन में अगर देगा तो ये देखिए दोनों कज़न ही है। कैसे कज़न है, ये 200 और ये 150 है, यानी कि 50 से हमने पावर घटाया तो यहाँ 100 था, यहाँ 101 है, तो 1 से पावर यहाँ बढ़ गया। अगर ये कज़न नहीं होता तो आप ये सब करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली वैसा कभी जेईई एडवांस वाले आपसे पूछेंगे नहीं। अगर इस तरह का बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन दे रखा है तो मान के चलिए कि वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा मेथड होगा। ये जो मैंने अभी मेथड सॉल्व किया है ये बहुत ही फास्ट अच्छा मेथड है, और सबसे बड़ी बात है कि ये मैकेनिकल मेथड है। इसमें अभी आपको कुछ नहीं सोचना है कि किसको फर्स्ट लें, किसको सेकंड लें, किसको इधर ले जाएं, किसको LHS में रखें, किसको RHS में ले जाएं, कुछ नहीं करना है। आपने दोनों इंटीग्रल देखा, उसका रिलेशन लिखा, मैकेनिकली लिख लिया, इसका भी एल्गोरिदम है। उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो आपने देखा कि अरे दोनों जो I1 और I2 है उसका तो इंटीग्रेंड मुझे यहाँ पर बैठे बिठाए मिल गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक और देखिए, कज़न इंटीग्रल जैसा ही एक क्वेश्चन है कि IMN दे रखा है ये इंटीग्रल, फिर आपसे पूछा है देन द एक्सप्रेशन फॉर IMN इन टर्म्स ऑफ IM+1 n-1 इज। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले मैं रिलेशन वाले मेथड से करता हूँ। रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन में मैंने समझाया था ना कि जो भी t का छोटा पावर है उसको लिखिए +1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा t टू द पावर m+1। क्योंकि देखिए जब हम लोग IM+1 लिखेंगे तो t का पावर तो m+1 हो जाएगा, तो छोटा क्या हुआ t टू द पावर m, उसमें +1 कर दीजिए। उसके बाद जब 1 + t लेंगे तो उसमें छोटा पावर किसका है, n-1 का है, तो उसको +1 करिएगा तो ये हो जाएगा 1 + t टू द पावर n। इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा m+1, यहाँ आ गया t टू द पावर m इंटू 1 + t टू द पावर n रह जाएगा, प्लस ये हो जाएगा n यहाँ आ गया t टू द पावर m+1 रह गया,
फिर आ जाएगा 1 प्लस टी टू द पावर n माइनस 1। इस r को लिखा, रिलेशन को लिखा, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया। अब इस dt को इधर कर दीजिए तो आपको दिख ही रहा होगा ये चीज़ क्या मिल गया आपको। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आपको IMN मिल गया, और ये क्या मिल गया IM प्लस 1 n माइनस 1 मिल गया। और इस dr का इंटीग्रल क्या होगा, 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आपको कुछ मिल जाएगा। तो वही सब करिए तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रल dr दिस इज इक्वल टू m प्लस 1 इंटू ये हो गया IMN प्लस ये हो जाएगा n इंटू इंटीग्रल IM प्लस 1 n माइनस 1। इंटीग्रल dr करेंगे तो r मिल जाएगा, इसमें आप 0 और 1 रखिएगा तो आपको मिल जाएगा। 0 करेंगे तब तो लोअर लिमिट में वैल्यू r की 0 हो जाएगी, अपर लिमिट में 1 करने पे हो जाएगा 2 टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इज इक्वल टू दिस थिंग। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि IMN और IM प्लस 1 n माइनस 1 में क्या रिलेशन है। जो 4 ऑप्शन दे रखा था उसमें A ऑप्शन करेक्ट था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कज़न इंटीग्रल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो सिंपल यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी सॉल्व करें तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैं उस मेथड से भी सॉल्व कर देता हूँ। आपको दे रखा है ये t टू द पावर m 1 प्लस टी टू द पावर n dt, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है IM प्लस 1 n माइनस 1 के टर्म्स में। आपको यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से आपको जाना है n माइनस 1 में, यानी कि इसका पावर घटना है, यानी कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए, यानी कि इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन u ले लेते हैं और इसका पावर बढ़ना है, यानी कि इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन v ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यही की स्टेप होता है कि u किसको लिया जाए, v किसको लिया जाए। तो u को तो एज इट इज़ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी टू द पावर n, इसको इंटीग्रेट करना होता है तो ये हो जाएगा t टू द पावर m प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा m प्लस 1, माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर इंटीग्रल क्या करना पड़ेगा, ये m प्लस 1 तो रहेगा ही, इस t टू द पावर m प्लस 1 को भी रखना पड़ेगा, तो ये रह जा भाई तो यहीं पर, और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा n इंटू 1 प्लस टी टू द पावर n माइनस 1, dt तो सब जगह रहेगा ही। तो ये LHS में क्या है, ये है IMN और ये आपको RHS में मिल गया। अब इसमें आप लिमिट यहाँ पर 0 to 1 डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई m प्लस 1। तो ये आपको IMN की वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई m प्लस 1, माइनस ये क्या हो जाएगा n बाई m प्लस 1, तो आप बाहर निकाल दीजिए, ये n और m प्लस 1 बाहर निकल गया। अंदर में जो बचा क्या है, t टू द पावर m प्लस 1 और 1 प्लस टी टू द पावर n माइनस 1। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया IM प्लस 1 n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से भी करें तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर कुछ पेज फंसा देता, कोई दूसरा टाइप का कज़न इसका दे देता, तब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने में उलझ सकते हैं। तो आपको दोनों में से जो मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला या कज़न इंटीग्रल वाला मेथड, दोनों मेथड को आप अच्छे से समझ लीजिए। जो आपको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा ईजी लगता है, आप उन दोनों में से किसी भी मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कज़न इंटीग्रल वाला अगर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कज़न कैसे बनता है। ये 6 इंटीग्रल जो होता है वो इस ओरिजिनल इंटीग्रल का कज़न बन जाता है। और कज़न्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है कि जो x का छोटा वाला पावर है उसमें +1 कर दीजिए, और a प्लस बी एक्स टू द पावर n में जो छोटा वाला पावर है उसमें भी +1 कर दीजिए। और ये जो रिलेशन आ गया ना, इस रिलेशन को आप आंख मूंद करके डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों जो कज़न इंटीग्रल्स हैं उनका इंटीग्रेंड आपको RHS में दिख जाएगा। तो ये वाला मेथड, कज़न इंटीग्रल वाला मेथड, बहुत ही फास्ट मैकेनिकल मेथड है। सबसे बड़ी बात है कि ये मैकेनिकल है, इसमें कहीं आपको सोचना नहीं है कि अच्छा ये करें कि वो करें, इधर जाएं कि उधर जाएं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इन जनरल इंटीग्रेशन ट्रिकी होता है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है। तो हमने इस रिलेशन को फाइंड करके इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप कि इतना डिटेल में जो मैंने ये नया कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग अगले वीडियोस में साइन और कॉस का इंटीग्रल फाइंड करने में भी करेंगे। कभी कभी आपको ये दे देता है ना कि साइन टू द पावर nx और कॉस टू द पावर mx dx, इसका इंटीग्रल फाइंड करो। तो अगर n m ऑड हो तब तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अगर इवन हो जाए या नेगेटिव इंटीजर हो जाए
तब फाइंड करना मुश्किल होता है। तो वहाँ भी साइन और कॉस वाले में भी हम लोग कज़न इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे।